जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल आधुनिक भारत के दो सबसे बड़े आर्किटेक्ट्स। जब भी इन दो नामों को एक साथ लिया जाता है तो अक्सर एक प्रतिद्वंदिता, एक जबरदस्त राइवलरी की तस्वीर सामने आती है। लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है? चलिए आज इस कॉम्प्लेक्स रिश्ते की परतों को जरा खोलते हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या ये दो महान नेता वाकई में सिर्फ सत्ता के लिए एक दूसरे के खिलाफ थे, या फिर उनके बीच एक ऐसी साझेदारी भी थी जिसने हमारे देश की नींव रखी। चलिए इसी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं और इस पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले उस कहानी पर नजर डालते हैं जो हम सब ने सबसे ज्यादा सुनी है, यानी नेहरू और पटेल के बीच की जबरदस्त प्रतिद्वंदिता की कहानी। और ये पैदा हुई थी उनकी बिल्कुल अलग अलग परवरिश और सोच से। अब देखिए दोनों के रास्ते कितने अलग थे, ये देखना बहुत दिलचस्प है। एक तरफ थे नेहरू, जिनकी सोच विदेश में हुई पढ़ाई और किताबी विचारधाराओं से बनी थी। वहीं दूसरी तरफ थे पटेल, जो ग्रामीण भारत की जमीनी हकीकत से निकले थे। सोचिए कि नेहरू को किसानों की जिंदगी समझने के लिए गांव में भेजा जाना पड़ा, जबकि पटेल तो उसी हकीकत का हिस्सा थे। और ये फर्क सिर्फ बैकग्राउंड तक ही नहीं था, देश चलाने को लेकर भी उनकी सोच एकदम अलग थी। नेहरू का मानना था कि जनता को भविष्य की ओर ले जाने के लिए एक विजनरी, एक टॉप डाउन लीडरशिप की जरूरत है। वहीं पटेल के लिए डेमोक्रेसी या लोकतंत्र एक प्रैक्टिकल, रोजमर्रा के लेन देन जैसा था। अब ये जो तथ्य है ना, ये काफी लोगों को हैरान कर देता है। 1946 में जब ये तय होना था कि आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, तो कांग्रेस की किसी भी राज्य समिति ने अध्यक्ष पद के लिए नेहरू का नाम आगे नहीं बढ़ाया। सबकी पहली पसंद पटेल थे, लेकिन महात्मा गांधी के कहने पर पटेल ने खामोशी से अपना नाम वापस ले लिया। तो ये जो राइवलरी थी, ये कोई पर्सनल मामला नहीं था। असल में नए देश को बनाना कैसे है, इस पर कुछ बहुत ही बुनियादी मुद्दों को लेकर उनके बीच गहरे मतभेद थे। जैसे कि इकोनॉमी को लेकर नेहरू का झुकाव सरकारी कंट्रोल और समाजवाद की तरफ था, लेकिन पटेल वो तो जमीन से जुड़े एक प्रैक्टिकल आदमी थे। उनका साफ कहना था कि भाई किसी इंडस्ट्री को नेशनलाइज करने से पहले उस इंडस्ट्री को खड़ा तो करना पड़ेगा ना। एक और बड़ा मुद्दा था ब्यूरोक्रेसी का, वो स्टील फ्रेम जो अंग्रेजों से विरासत में मिला था। नेहरू तो इसे न भारतीय, न सिविल और न ही सेवा मानते थे, पर पटेल ने इसकी अहमियत समझी। उन्हें पता था कि इतने बड़े देश को जोड़कर रखने के लिए ये प्रशासनिक ढांचा कितना जरूरी है, और आखिर में पटेल की ही बात मानी गई। और जब देश पर संकट आया तब उनके अप्रोच का फर्क और भी साफ दिखा। कश्मीर का मामला ले लीजिए, नेहरू इसे यूनाइटेड नेशंस ले गए, जिसे पटेल ने एक बड़ी गलती माना। उन्होंने तो सिक्योरिटी काउंसिल को इनसिक्योरिटी काउंसिल तक कह दिया था। और फिर हैदराबाद का किस्सा, जहां पटेल ने नेहरू के कड़े विरोध के बावजूद मिलिट्री एक्शन का फैसला लिया। लेकिन अगर कहानी सिर्फ इस राइवलरी की होती तो शायद बात पूरी नहीं होगी, क्योंकि इस सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है, एक ऐसी पार्टनरशिप का पहलू जो कई दशकों तक चली। इस पार्टनरशिप की गहराई खुद सरदार पटेल के शब्दों में देखिए। अगस्त 1947, आज़ादी का महीना, वो नेहरू को लिखते हैं, हमारी जोड़ी अटूट है और उसी में हमारी ताकत है। अब ये सुनने के बाद वो राइवलरी वाली कहानी थोड़ी अलग लगने लगती है ना। और ये कोई नई बात नहीं थी, उनकी ये साझेदारी बहुत पुरानी थी। सोचकर देखिए, 1920 के दशक का असहयोग आंदोलन हो, 1930 के दशक में कांग्रेस की शानदार चुनावी जीत हो, या फिर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, हर बड़े मोड़ पर ये दोनों साथ थे। एक तरह से नेहरू आवाज थे तो पटेल संगठन के जादूगर। और ये सम्मान सिर्फ एक तरफ से नहीं था, ये म्यूचुअल था। जब 1947 में नेहरू ने पटेल को उप प्रधानमंत्री बनने के लिए आमंत्रित किया तो उन्होंने साफ साफ लिखा, आप कैबिनेट के सबसे मजबूत स्तंभ है। इससे पता चलता है कि मतभेदों के बावजूद वे एक दूसरे की काबिलियत को कितना मानते। तो इन सब बातों से इतिहास का वो सबसे बड़ा क्या होता अगर वाला सवाल सामने आता है। क्या होता अगर नेहरू की जगह सरदार पटेल आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते? चलिए इस पर भी एक नजर डालते हैं। ये एक ऐसी बहस है जो आज भी लोगों को बहुत आकर्षित करती है। अगर प्रधानमंत्री पटेल होते तो क्या भारत का नक्शा, उसकी नीतियां कुछ अलग होती? हालांकि अगर हम थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचें तो शायद ये बहस बहुत मायने नहीं रखती। इसके कुछ ठोस कारण हैं। पहली बात, पटेल नेहरू से 15 साल बड़े थे।
दूसरा, आज़ादी के सिर्फ 7 महीने बाद उन्हें दिल का दौरा पड़ा। उनकी सेहत लगातार गिर रही थी और देश के पहले आम चुनाव से पहले ही दिसंबर 1950 में वो हमारे बीच नहीं रहे। तो अब इन दोनों तस्वीरों को, यानी राइवलरी और पार्टनरशिप को एक साथ जोड़ते हैं और उनकी विरासत को एक ज्यादा संतुलित, एक पूरे नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। एक आम धारणा है कि पटेल थोड़े सांप्रदायिक थे, लेकिन महात्मा गांधी इससे बिल्कुल सहमत नहीं थे। उन्होंने तो साफ कहा था कि उन्हें मुस्लिम विरोधी कहना सच्चाई का मजाक उड़ाना है। गांधी जानते थे कि पटेल का तरीका अलग था, पर उनका दिल सबके लिए बड़ा था। और इसके सबूत भी मौजूद हैं। जब संविधान बन रहा था तो पटेल ने अल्पसंख्यकों के अपने संस्थान चलाने के अधिकार का जमकर समर्थन किया। यहाँ तक कि भारतीय मुसलमानों को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार दिलाने में उनका बड़ा रोल था। उनका संदेश बहुमत के लिए साफ था। सोचिए कि अल्पसंख्यकों को कैसा महसूस होता है। तो फिर सवाल वापस वहीं आता है, गांधी ने आखिर नेहरू को ही क्यों चुना? इतिहासकार राजमोहन गांधी कहते हैं कि ये उस वक्त के हालात के हिसाब से एक प्रैक्टिकल फैसला था। एक नया आज़ाद हुआ देश जिसमें हर उम्र, हर तबके, हर धर्म के लोग थे, उन सबको एक साथ जोड़ने और उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए जवाहरलाल शायद उस वक्त वल्लभ भाई से बेहतर विकल्प लगे। तो आखिर में कहानी नेहरू बनाम पटेल की नहीं है। सच्चाई ये है कि उनके मतभेद भी जरूरी थे और उनकी साझेदारी भी। इन दोनों चीजों ने मिलकर ही आधुनिक भारत की बुनियाद रखी। उनके बीच का वो जो तनाव था और वो जो सहयोग था, शायद दोनों ही देश के लिए जरूरी थे। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब हम इतिहास को सिर्फ एक सिंपल राइवलरी के तौर पर देखने के बजाय एक कॉम्प्लेक्स पार्टनरशिप की तरह देखते हैं, तो आज़ाद भारत की बुनियाद के बारे में हमारी समझ कैसे बदल जाती है? ये सोचने वाली बात है।